हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 12 पॉइंट जो है लक्ष्मीकांत पॉलिटी का। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, इसी के बेसिस में इलेक्शन होंगे लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। एवरी सिटीज़न हु इज़ नॉट लेस देन 18, बोले कि हर एक सिटीज़न जो 18 ईयर से अबव है तो उसको अधिकार है वोट डालने का। ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, इलिटरेसी हो, ठीक है, चाहे वो पैसे उसके पास हों, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है, उसको अधिकार है वोट डालने का। ओके, जो वोटिंग एज जो है उसको कम किया गया था। पहले 21 ईयर थी, तो 1989 में 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई। ठीक है, 1988 में ये 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो पहले 21 ईयर जो एज थी वोटिंग डालने की, उसको रिड्यूस करके 18 ईयर कर दिया गया। ओके, तो जब इंट्रोडक्शन हुई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया तो बहुत सारी बहस हुई इसमें। कुछ लोग जो थे वो इसको सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये लाना चाहते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में आना चाहिए। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स एक किस्म का एक काफ़ी बोल्ड स्टेप भी था इसको लाने के लिए, क्योंकि उस समय में जो हमारी कंट्री इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें जो पॉवर्टी जो है वो पीक्स में है, सोशल इनइक्वलिटीज़ हैं, ठीक है, इलिटरेसी है, अनपढ़ता सबसे ज़्यादा थी उस समय, है ना। तो उस समय ये स्टेप लेना काफ़ी बोल्ड स्टेप माना गया उस समय के लिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। आइए डिस्कस करते हैं सिंगल सिटीजनशिप को। सिंगल सिटीजनशिप को देखिए फ्रेंड्स, तो हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप ही है। ओके, चाहे हम किसी भी स्टेट में रहते हैं, चाहे हम किसी भी स्टेट में पैदा हुए हों, लेकिन हमें सिंगल सिटीजनशिप ही मिलेगी। और अगर हम यूएसए की बात करें, तो अगर हम पैदा हुए होते यूएसए में और यूएसए के अंदर हम किसी भी स्टेट में पैदा हुए होते तो हमें उस स्टेट की सिटीजनशिप अलग मिलती और यूएसए के सिटीजन तो हम है ही नहीं। तो हमारे पास कितनी सिटीजनशिप होती? 2 सिटीजनशिप होती है हमारे पास, है ना। सिंपल सी बात है कि अमेरिका में डबल सिटीजनशिप होती अगर हम वहाँ पे पैदा हुए होते तो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सिर्फ हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप ही होगी। ठीक है, और हमारे पास सेम पॉलिटिकल राइट हैं और सेम सिविल राइट हैं। ओके, तो ये थे हमारे सिंगल सिटीजनशिप। तो आगे हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज़ की। तो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ की फ्रेंड्स बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड फॉर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आर्गन। देखिए फ्रेंड्स, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियल आर्गन के साथ साथ और भी इंडिपेंडेंट बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया है। आइए तो उसके बारे में बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। हमारे देश में जब इलेक्शन होते हैं तो उसको कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के इलेक्शन को कंडक्ट करवाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन को कंडक्ट करवाएगा, और प्रेसिडेंट के ऑफिस के इलेक्शन को कंडक्ट करवाएगा, और ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट जो करवाता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा होते हैं ये इलेक्शन। ओके, तो सेकंड है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका क्या काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया, स्टेट गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया, उनके अकाउंट को ऑडिट करेंगे। कौन? ऑडिटर जनरल। ठीक है, जो खर्चा हुआ क्या वो सही हुआ या गलत हुआ, इस पे बात कर सकते हैं। इसीलिए इसे बोला जाता है गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। ओके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। ठीक है, और बहुत सारी अपॉइंटमेंट में यूपीएससी जो है अपनी एडवाइस देता है। ठीक है, और वैसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं जो इसको कंडक्ट करवाती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है स्टेट्स के बेसिस में तो वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करवाती है। ओके, तो स्टेट में इन बॉडीज़ में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का जो भी कंट्रोल होता है वो काफ़ी कम होता है। तो समझो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, बहुत ही कम कंट्रोल होता है लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, तो एमरजेंसी प्रोविज़न की बात करें, एमरजेंसी 3 आर्टिकल के अंदर लगाई जाती है। ठीक है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 365 और आर्टिकल 360। नेशनल एमरजेंसी लगाई जाती है आर्टिकल 352 के अंदर। तो नेशनल एमरजेंसी लगाई कब जाती है? जब वार हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए या आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, तब नेशनल एमरजेंसी इम्पोज होती है आर्टिकल 352 के अंदर। और आर्टिकल 365 स्टेट एमरजेंसी,
जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ठीक है, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर वे से काम नहीं कर सकता या कर रहा हो प्रॉपर तरीके से, अगर कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तब लग जाती है हमारा प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, आर्टिकल 365 के अंदर। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है जब फाइनेंस इंस्टेबिलिटी, जो क्रेडिट जो है, जो पैसे जो हैं, अगर उसमें थोड़ी शॉर्टेज हो जाए किसी कारण, ठीक है, तो तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। जैसे कोरोना के टाइम पे, ठीक है, काफ़ी जो फाइनेंशियल जो थी वो कामकाज नहीं चल रहा था, तो तब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी वहाँ पे इम्पोज हो सकती थी, बट हुई नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर में आपको बता रहा हूँ, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 360 के अंदर। तो इस इमरजेंसी में जो सेंट्रल सारी पावर जो होती है वो टोटल कंट्रोल किसके अंदर हो जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो कंट्रोल हो जाती है। हमारा जो फेडरल सिस्टम जो है वो एक यूनिटरी सिस्टम बन जाता है इमरजेंसी के टाइम में। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स हमारा इमरजेंसी प्रोविज़न। ये एक टोटली यूनिक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं 3 टायर गवर्नमेंट के। तो फ्रेंड्स, शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12 पार्ट 9 एंड पार्ट 9A को ऐड किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ओके, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया पंचायती राज एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया हमारा म्यूनसिपैलिटी। तो अब इन म्यूनसिपैलिटी के थ्रू इनको पावर मिल गई है कि अपने लिए कुछ नियम कानून बना सकें, अपने लिए एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे चलानी है। ठीक है, तो ये पावर इनके हाथों में दी गई। ठीक है, इनकी भी इलेक्शंस होते हैं, बट इनके इलेक्शन कमीशन के थ्रू नहीं होते हैं। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करना होता है, और वो इलेक्शन कमीशन जो है वो पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है। ओके, ये थे 3 टायर, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड हमारा जो लोकल गवर्नमेंट। ओके, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पार्ट 9 को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसको बोला गया शेड्यूल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया पार्ट 9A। ठीक है, और शेड्यूल ऐड किया 12 शेड्यूल। और अब 3 लेवल पे म्यूनसिपैलिटीज़ होगी, नगर पंचायत होगी, म्यूनसिपल काउंसिल होगी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी। ठीक है, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहुत बड़े अर्बन एरिया के लिए होगी, उससे छोटी है तो म्यूनसिपल काउंसिल होगी, अगर उससे भी छोटी है तो नगर पंचायत होगी। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रेंड्स 3 टायर गवर्नमेंट। तो अब हम बात करते हैं आगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू हमारे संविधान में लाया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। आर्टिकल 19 में फॉर्मिंग की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 43B में भी DPSP में इनको मेंशन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी पार्ट 9B को ऐड किया गया, और उस पार्ट 9B के थ्रू ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कैसे किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9B को ऐड किया, और उस पार्ट 9B के थ्रू ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इसके आर्टिकल है 243ZH से लेकर 243ZT तक। ओके, इस पार्ट 9B को जोड़ा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इससे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को भी लॉ मिले हैं। अगर एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में नियम बनाने हैं जो बहुत सारी स्टेट्स में स्प्रेड हुआ है, ठीक है, जो बहुत सारी स्टेट में फैली हैं, उस पर नियम बनाने की पावर जो है वो हमारे पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, तो और बहुत सी छोटी छोटी जगह पे ये सोसाइटी जो है वो काम कर रही है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और इसी के साथ साइलेंट फीचर्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, धन्यवाद।